हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटनासार और ये इस बुक का है पार्ट 9। तो गाइस, यहाँ पे आज जो हम करेंगे वो करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, और ये करंट अफेयर्स की बुक है जो 1 जनवरी जनवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक की। तो गाइस, आज हमारा है डे 5 और आज हमें इस बुक को पूरी तरह से करना है कंप्लीट। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो गाइस, ये सिलेबस से देखिए हमने कितना कर लिया है और कितना बचा। तो गाइस, इतना पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे ये वाला पार्ट। उसके बाद कुछ 45 के आसपास पेजेस बचेंगे जो अभी हम 2 वीडियो में और लाके ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइस तो वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं अब जो है मंथली जो योजना और कुरुक्षेत्र है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, और घटना चक्र की जो सीरीज़ है वो हमारी चली रही है, और उसके अलावा भी जो जो देखा जाएगा क्या क्या आएगा। तो गाइस, करंट के जो करंट क्विज टाइप से जो है MCQ टाइप मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। डेली करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम उत्तर प्रदेश विषय से। तो कहते यहाँ लिखा है कि अनुपूरक बजट 2021-22। राज्य के वित्त मंत्री कौन हैं? सुरेश खन्ना ने 18 अगस्त 2021 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 7,301 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है प्रस्तुत किया है, और ये मूल बजट का 1.33% है। फिर लिखा है बजट के मुख्य बिंदु की बात करें तो रोजगार, सेवकों, प्रांतीय रक्षक बल के जवानों, ग्राम प्रहरी, चौकीदार, आशा संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और शिक्षा मित्र, रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों का क्या है मनदेय बढ़ाने के लिए रुपये 575 जो है करोड़ का प्रावधान है। फिर युवाओं को डिजिटली शिक्षित बनाने हेतु भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत एक कोष बनाया जाएगा, और इस हेतु बजट में 3,000 करोड़ का प्रावधान है। और स्वच्छ भारत अभियान हेतु बजट में 200 करोड़ का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत 30 वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले अभिव्यक्ताओं को 5 लाख की धनराशि देने हेतु बजट में रुपये 90 जो करोड़ का प्रावधान है। लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। नई अयोध्या की परिकल्पना के साकार करने हेतु 5 स्थानों पर जन सुविधाएं व पार्किंग हेतु 209.69 करोड़ का प्रावधान है। वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग को चौड़ा करने और मरम्मत हेतु 40 करोड़ का प्रावधान है। गौवंश की समस्या से निजात हेतु 300 करोड़ का प्रावधान है। अनुपूरक जट में जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए रुपये 100 करोड़ और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए रुपये 50 करोड़ का प्रावधान है। फिर लिखा है उदय योजना के अंतर्गत आपका विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। फिर है संस्कृत पंडितों की पुरस्कृत करने हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को 30 लाख और संस्कृत संस्थान के बहुउद्देशीय भवन हेतु 9.7 करोड़ का बजट में प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी संघ की मिलों के अवशेष गन्ना मूल भुगतान हेतु बजट में 200 करोड़ का प्रावधान है। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ। तो है नारी सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण जो है आपका 21 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया, और इस अवसर पर राज्य की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने मिशन शक्ति के पहले 2 चरणों में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो समारोह में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.50 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया है। तो इस अवसर पर बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया है। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। अभियान के तहत 59
1000 ग्राम जो है ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति का शुभारंभ, 1 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन, और फिर मंडल मुख्यालय एवं गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी परियोजना का क्रियान्वयन 84.79 करोड़ से 1286 थाने में पिंक टॉयलेट का जो है निर्माण होगा। फिर है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 अगस्त 2021 को संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, सामान्य। और ये इस योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से इतर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसमें प्रत्येक बच्चे को 2500 प्रति माह दिए जाएंगे और एक परिवार के पात्र अधिकतम 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा। फिर लिखा है माता पिता या फिर दोनों को खाने वाले बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। फिर उल्लेखनीय है कि इससे क्या है, पूर्व राज्य सरकार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को स्वीकृति दे चुकी है। फिर इसमें कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 4000 देने की व्यवस्था की गई है। अब लिखा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं आपके आनंदी बेन पटेल ने लोक भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार की यह नई योजना कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिमाह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। तो इसके अलावा कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी और साथ ही योजना के तहत पात्र स्कूली व कॉलेज छात्रा और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को क्या है टैबलेट एंड लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। और पहल के शुभारंभ पर पहली तिमाही के लिए 12,000 रुपये की राशि ऐसे 4050 बच्चों के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जो है आंतरिक मतलब जो भी है भेजी जाएगी। फिर लिखा है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन। तो गाइस उत्तर प्रदेश रेलवे के अधिकारियों ने 15 जुलाई 2021 से वाराणसी शहर में मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया है बनारस रेलवे स्टेशन। फिर लिखा नई पहचान वाले स्टेशन का कोड BSBS होगा और नए चित्रित साइन बोर्ड में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में लिखे बनारस को दर्शाया जाएगा। फिर इसमें लिखा है काकोरी कांड का नाम परिवर्तित। देखिए राज्य सरकार ने 9 अगस्त 2021 काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो इसका नाम इसलिए परिवर्तित किया गया क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इस घटना के अपमान की जो है भावना को दर्शाता है। तो वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूरे करने जा रहे चोरा चोरी महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन की जो है वर्षगांठ मनाई। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की बात होगी, 10 साल की। फिर इसमें लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी किए। फिर इसमें लिखा है निर्धारित लक्ष्य। तो 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1% और 2030 तक 1.9% करना है। तो वैसे कभी पॉसिबल नहीं होगा। लिखा है आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 31.7% से बढ़ाकर 2026 तक 45% और 2030 तक 52% करना है। अब लिखा है पुरुष गर्भ निरोधक उपयोग के तरीके को 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक आपका 15.1% और 2030 तक 16.4% करना है। तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। इसमें लिखा है मातृ मृत्यु दर को जो है 197 से घटाकर 2026 तक क्या 150 और 2030 तक 98 करना है। तो ये हो सकता है। फिर लिखा है शिशु मृत्यु दर को जो है 43 से घटाकर 2026 तक 32 और 2030 तक 22 करना है। तो वैसे ये भी पॉसिबल है। अब लिखा है 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर को 47 से घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 करना है। ये भी पॉसिबल है। जीवन प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ाकर 2026 तक 66 और वर्ष 2030 तक क्या 69 करना है। और बाल लिंग अनुपात को जो है आपका 899 से बढ़ाकर 2026 तक आपका 905 और 2030 तक 919 करना है। तो ये पॉसिबल है।
और लिखा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण, कल्याण और मसौदा विधेयक 2021। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा 11 जुलाई 2021 को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा जो है विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पारित किया है, और जिसके तहत 2 बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया गया। तो इसके तहत उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी में आवेदन करने या पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये अच्छा है। फिर मसौदे के अनुसार स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने पर लोक सेवकों सहित लोगों को कई जो है प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, जैसे पूरे वेतन भत्ते के साथ 12 महीने तक मातृत्व और पितृत्व अवकाश, राष्ट्रीय पेंशन के तहत क्या है नियोजिता अंशदान कोष में 3% की वृद्धि। फिर लिखा है भूखंड या आवास स्थल या बने हुए घर हेतु सब्सिडी, पानी, बिजली, गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए है शुल्क में छूट। फिर लिखा है एक बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों या आम नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल जो है सुविधा, 20 साल की उम्र तक बच्चों को बीमा कवरेज का जो है अतिरिक्त लाभ। तो ऐसे एक बच्चा तो पॉसिबल नहीं, 2 तो होते ही हैं सब। इसमें लिखा है आपका स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से क्या है एक बच्चे के मानदंड को अपनाने वाला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपति लड़का पैदा होने पर एक मुश्त 80,000 रुपये और लड़की होने पर वैसे देखिए 1 लाख रुपए का भुगतान। ठीक है, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष्मान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो कहाँ पे रखिएगा इस गोरखपुर। इस आयुष्मान विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष्मान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। रुपए 299 करोड़ की लागत में बनने वाले और 52 एकड़ में फैले विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग सहित सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फिर इसमें लिखा है राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समय अवधि 2023 निर्धारित की है। तो उत्तर प्रदेश अडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी 16 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान की तरह जो है प्रदेश के लिए तैयार की गई। उत्तर प्रदेश अडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान को अनुमति दे दी। अब लिखा है इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय संस्कृत विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों, पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रखरखाव और जन सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा। और इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों, पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव है। फिर लिखा है चयनित स्मारक मित्र खुद के संस्थानों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिए आपका स्मारक परिसर में जन सुविधा प्रबंधन और वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था करेंगे। फिर लिखा है अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी के तहत चयनित स्मारक मित्र उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय संस्कृत विभाग, पर्यटन विभाग संबंधी जिले के जिलाधिकारी के बीच समझौते से किया जाएगा। फिर लिखा है योजना के कार्यान्वयन हेतु संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य होगा। फिर लिखा है मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति के अंतर्गत प्रथम चरण में पुरातत्व निदेशालय संस्कृत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारक स्थलों का चुनाव स्मारक मित्र बनाए जाने हेतु किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है। फिर लिखा है चुने गए स्मारकों में छतर मंजिल और फरहत बख्श कोठी, केसरबाग लखनऊ, कोठी गुलिस्ताने इरम केसरबाग लखनऊ, दर्शन विलास कोठी लखनऊ, फिर है हुलास खेड़ा उत्खनन स्थल मोहन लालगंज लखनऊ, फिर है कुसुमबन सरोवर गोवर्धन मथुरा, और फिर है गुरुधाम एंड प्राचीन दुर्ग बूरा आसागर झांसी शामिल है। आगे बढ़ते गए। फिर लिखा है इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा चयनित
अन्य स्मारकों को और धरोहरों को विकसित करने हेतु आवश्यकतानुसार आवश्यक जो है स्मारक मित्र बनाए जाएंगे। गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम। लिखा है अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया और जारी किए गए बॉन्ड से 150 करोड़ रुपए का फंड एकत्रित किया गया। इस बॉन्ड से एकत्र धन से टर्सरी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा और इस प्लांट से गंदे पानी का शोधन कर उसे उद्योगों के उपयोग हेतु उपयोगी बनाया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड किसी भी इकाई द्वारा जारी बॉन्ड होता है और जिसका उद्देश्य बॉन्डों से एकत्र किए हुए धन से पर्यावरणीय रूप से वर्गीकृत परियोजनाओं को पूरा करना होता है। गाजियाबाद के शाहीबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस परियोजना को तैयार किया गया है। फिर इसमें लिखा है स्ट्रॉबेरी और गुड़ महोत्सव के बाद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव व लखनऊ में गुड़ महोत्सव के पश्चात उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 13 से 15 मार्च 2021 को काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। तो इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। फिर इस महोत्सव का आयोजन क्या ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुनिंदा उत्पादों को बढ़ावा देकर किसान के लिए आय के नए अवसर सृजन करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल को बल प्रदान करना था। फिर लिखा है काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर चंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया बस्ती बहराइच गोंडा शिवकाशी महाराजगंज कुशीनगर संत कबीर नगर आदि जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और इसे क्या है बुद्ध चावल भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन आपका जनवरी 2021 में झांसी में और गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ लखनऊ में। ठीक है, कब? मार्च 2021 में। तो इन दोनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। और इस महोत्सव के अलावा जो है उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव 22 से 25 मार्च 2021 कुशीनगर में, फिर है शहनाई महोत्सव 21 से 23 मार्च 2021 वाराणसी में आयोजित किया गया। फिर लिखा UNDP द्वारा चंदौली और सोनभद्र विकास मॉडल की प्रशंसा। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में होने वाले काले चावल की खेती की प्रशंसा हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में की गई है। जून 2021 में UNDP द्वारा जारी रिपोर्ट में सोनभद्र और चंदौली के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई। फिर यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को काला चावल के निर्यात के लिए चंदौली की प्रशंसा की गई। वहीं UNDP की इस रिपोर्ट में आकांक्षात्मक जिले घोषित होने के बाद अलग अलग पैमाने पर तेजी से विकास करने वाले जिलों में सोनभद्र की प्रशंसा की गई। लिखा है अर्जुन सहायक परियोजना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 11 मार्च 2021 को अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ। महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध के निरीक्षण के दौरान इसकी घोषणा 2600 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई परियोजना है जो धसान नदी पर निर्माणाधीन है और ये परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा हमीरपुर के 168 गांव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। तो अर्जुन ये परियोजना के पूरे होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को इससे शुद्ध पेयजल मिलेगा और इस परियोजना के तहत 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। फिर इसमें लिखा है कि धासन नदी बेतवा नदी की एक सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। तो इस नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है और इस नदी को प्राचीन काल में क्या है दर्शान के नाम से जाना जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल हैं। तो गाइस इसमें क्या है आपका 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहर हैं। तो इसमें लिखा है कि इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है आपका 26 पे है, वाराणसी 27, कानपुर 28, गाजियाबाद 30, प्रयागराज आपका 32, आगरा 35 एंड मेरठ 36, बरेली आपका 47वें स्थान पे है। फिर लिखा है राज्य के 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में झांसी 34, मुरादाबाद 38, रायबरेली 40, सहारनपुर 44, अलीगढ़ 58 और रामपुर 59वें स्थान पे। इस इंडेक्स में देश के
बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश से लखनऊ शीर्ष पर रहा है, और जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर और झांसी ने जो है छोटे शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को मिला 15वां स्थान। तो मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा जारी द्वितीय लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को देश भर में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि इस सूची में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर इसमें यह रैंकिंग मुख्यतः भू अभिलेखों की कंप्यूटरीकरण और उससे संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दी जाती है। गौरतलब है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा प्रथम लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स वर्ष 2020 में जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश बजट की बात करते हैं 2021-22 का। तो 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने इस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया, और प्रत्येक का यह पहला पेपरलेस, मतलब प्रदेश का ये पहला जो है पेपरलेस डिजिटल बजट था, जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। 2021-22 का जो राज्य बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। अब लिखा है वित्त वर्ष में बजट अनुमान 2021-22 की बात कर रहे हैं। तो प्रस्तुत बजट का जो आकार है वो 5,50,270 करोड़, और क्या लिखा है गाइस 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 5,50,000 करोड़ और 278.78 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, ये लिखा है बजट में 27,000 मतलब ये इतने करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, यानी कि 27,598 करोड़ की। ठीक है, बजट में कुल प्राप्तियां कितनी हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है 5,06,181 लाख करोड़, मतलब इतने करोड़। ठीक है, और इसमें लिखा कुल प्राप्तियों में 4 लाख, कुल प्राप्तों में जो राजस्व प्राप्तियां हैं देखिए क्या लिखा है 4,18,340 करोड़। कहीं ये अलग से गलत है, ये 0.44 होगा। ये है आपकी राजस्व प्राप्तियां। फिर पूंजीगत प्राप्तियों की बात करा जाए तो गाइस यहाँ पे लिखा है 87,841 करोड़। ओके, फिर लिखा है यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, जैसे राजस्व प्राप्तियों में भी गाइस देखिए, अब हम यहाँ ये सब एक बेकार का है सारा गाइस, हम अभी इसको थोड़ा इजी करते हैं। आप ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गाइस क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2019-20 वास्तविक आंकड़े, 2020-21 बजट अनुमान, और 2020 संशोधित अनुमान, और 2021-22 का आपका बजट अनुमान। ठीक है, जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि राजस्व लेखा की जो प्राप्तियां हैं। ठीक है, एक होता है राजस्व प्राप्तियां, एक होता है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। तो गाइस देखिए, तो यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां कितनी लिखी हुई हैं, देखिए कहाँ गया आपका राजस्व, ये तो राजस्व प्राप्तियां आपकी लिखी 4,18,340 पॉइंट कुछ करोड़। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 20-21 का गाइस 4,18,340.44 करोड़। फिर पूंजीगत प्राप्तियां लिखी हैं गाइस यहाँ पे 87,941, वही लिखा है यहाँ पे 87,000, यहाँ 941 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 841। तो मतलब कि जो यहाँ पे कहानी लिखी है ना, फिर उसमें जैसे लिखा है कर राजस्व आता है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व आता है। तो वैसे कर राजस्व देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेम है डेटा। फिर वहीं आपका आता है गैर कर राजस्व। ठीक है, तो इसमें अच्छा करेत्तर राजस्व या गैर कर है ना, तो इसमें लिखा है 1,12,600। तो वैसे यहाँ पे भी वही कुछ है, यहाँ पे तो केंद्रीय करों के राज्य का अंश। ओके नहीं गाइस, ये लिखा है कर राजस्व, इसमें स्वयं का कर राजस्व जो है 1,86,345 करोड़ रुपीज़, केंद्रीय करों के राज्य का अंश आपका 1,19,300। गाइस ये सब बहुत ज़्यादा ही टफ कर दिया इसको, कुल व्यय। चलिए हम इस चार्ट को देखते हैं और आप इससे सारा, ये इनफ है गाइस। ठीक है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनफ है कि आप बजट अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं। जैसे राजस्व लेखा प्राप्तियां जो है आपकी ये लिखी है। ठीक है, उसमें कर होता है, करोत्तर राजस्व होता है, मतलब टैक्स
टैक्स से जो इनकम होती है टैक्स रेवेन्यू होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो गैस ये दोनों रहे आपके टैक्स और नॉन टैक्स। फिर हमारे पास होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। तो गैस पूंजीगत प्राप्तियाँ ये होती हैं, और पूंजीगत प्राप्तियों में भी कौन कौन सी होती है? ऋण की वसूली जो हम करते हैं, या जो हम उधार लेते हैं, अन्य देयता होती हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से जो है अर्थोपाय अग्रिम है। ठीक है, ये आपके पास डेटा लिखा है। फिर लिखा है कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियों में इसने लिखा है 1 + 4। तो ये वाली और ये वाली को आप ऐड कर देंगे तो गाइस ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपका इनकम। ठीक है, मतलब कि जो आने वाले साल में जो आपकी इनकम होने वाली है, ये उसका अनुमान होता है गाइस। ठीक है, हम आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकते। बजट में एक अनुमान लगाया जाता है कि कर में जो है राजस्व में जो मतलब जो भी आपका बजट में प्राप्तियां हैं वो इतनी हो सकती हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए आपका 2019-20 में भी कुछ अनुमान पहले लगाया गया होगा, और उसके बाद जब 19-20 आपका निकल गया होगा तो उसके बाद जो आंकड़े रहे होंगे उसको इसने कह दिया वास्तविक आंकड़े। ठीक है, जैसे कि अब इसमें लिखा है 2020-21 में भी सबसे पहले अनुमान लगाया गया होगा। फिर बीच में अगर संशोधन हुआ होगा तो गैस एक संशोधित अनुमान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका 2021-22 में आ गया अनुमान लग गया, और कभी जो बाद में जब ये पीरियड निकल जाएगा तो एक वास्तविक आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कुल प्राप्तियां हम देख चुके हैं। फिर राजस्व लेखा पर व्यय, जिसमें देखिए राजस्व लेखा पर क्या होता है, व्यय होता है जिसमें जो हम क्या करते हैं ब्याज की, जैसे हम क्या करते हैं ऋण लेते हैं, ऋण के बाद हमें ब्याज देना पड़ता है, तो ये व्यय ही हुआ, भारत सरकार का व्यय हुआ। ये हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का व्यय हुआ, तो गैस अनुमान इतना है कि इतना व्यय होगा इसमें। फिर इसमें लिखा है आपका पूंजी लेखा पर व्यय, जैसे पूंजीगत परिव्यय होगा तो वो कितना होगा, ऋण की अदायगी में कितना होगा। ठीक है, फिर गैस यहाँ पे कुल व्यय हो जाएगा। आप सारा ऐड करेंगे, कौन सा ऐड करेंगे आप, इसमें लिखा 8th और 10th, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कुल व्यय आ जाएगा। देखिए 8th वाला और जो आपका 10th वाला है उसको जब ऐड करोगे तो आपका कुल व्यय हो जाएगा। तो इसमें लिखा है राजस्व बचत, तो 1 + 8। ठीक है, जैसे बचत में राजस्व बचत, तो इसमें लिखा है गाइस 1 + 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजस्व बचत। ठीक है, फिर लिखा है राजकोषीय घाटा, तो गाइस राजकोषीय घाटा लिखा है इसमें, वो आप देख सकते हैं। फिर प्रारंभिक घाटा लिखा है, वो आप देख सकते हैं। तो फिर प्रारंभिक घाटा 15 माइनस क्या दे रखा है 9, तो 15 माइनस 9 जो भी ब्याज होगा उसको जब आप माइनस कर देंगे तो वो हो जाता है आपका प्राथमिक घाटा। चलिए एक बार क्या है, ये हम एक बार आपके सामने ऐसे चला देते हैं। इधर वाला आप देख लीजिए पूरा, जो ये सारे हैं ना ये वाले, इसको आप एक बार ऐसे ही देख लीजिए। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी है जो हम उस चार्ट में देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है गाइस आगे क्या बात करें, देखिए राजस्व बचत भी लिखा है, राजकोषीय घाटा लिखा है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ऋणग्रस्त सकल आय घरेलू उत्पाद 28.1% अनुमानित। ठीक है, फिर लिखा है बजट में राजकोषीय सेवाओं का वितरण इस प्रकार, राज्य वस्तु और सेवा कर और जो है मूल संवर्धन कर। तो गाइस यहाँ लिखा है राज्य वस्तु तथा सेवा का मूल संवर्धन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। इसमें लिखा है आबकारी शुल्क, तो आबकारी शुल्क राजस्व संग्रह का लक्ष्य जो है आपका 41,500 करोड़ रुपीस निर्धारित। फिर लिखा है स्टैम्प एंड पंजीकरण, तो गाइस कितना निर्धारित 25,500 करोड़ रुपये निर्धारित। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कृषि की, तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,40,00,000 किसानों को जो है आपका 27,123 करोड़ रुपीस से अधिक धनराशि का भुगतान जो आपका डायरेक्ट DBT के माध्यम से जो है किसानों के बैंक खातों में किया गया, मतलब डायरेक्ट जो है बैंक खातों में डाल दिया गया। तो किसाई की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपायों के लिए अब स्थापना से संबंधित अंतराल को पूरा करने के हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्या है क्रियान्वित की जाएगी। ठीक है, योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। लिखा है बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक
दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था जो है प्रस्तावित है और इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। फिर नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधाएं हेतु 700 करोड़ की जो व्यवस्था है वो प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान तो योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है और वित्त वर्ष 2021-22 में आपका कितना 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित। फिर लिखा है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2021-22। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में 644 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य और वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 4 लाख मीट्रिक टन क्या है ये अधिक है। तो तिलहन उत्पादन का जो है 13 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य है। ठीक है, खरीफ उत्पादन का लक्ष्य कितना है गाइस, यहाँ लिखा है 223 लाख मीट्रिक टन और ये क्या है आपका इसके सापेक्ष क्या है करीब 214 मतलब 214 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। अब लिखा है कि आपका चालू वित्त वर्ष में रबी के खाद्यान्न उत्पादन का कितना है इतना 417 लाख, ठीक है, मीट्रिक टन। ठीक है, अब यहाँ तिलहन का लक्ष्य हुआ गए 12 लाख मीट्रिक टन। अब लिखा है महिलाएं। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई, तो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच जो है विकसित करना। तो इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, योजना हेतु बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था। फिर लिखा 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए बजट में कितना 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत और इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का जो है प्रस्तावित है बजट में। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह को मदद दी जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत क्या ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 महीने से 8 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाले किशोर बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा और योजना में 100 करोड़ रुपए की जो है आपकी व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। फिर लिखा है पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपीस और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए आपका 415 करोड़ रुपीस जो है बजट में है। ठीक है, महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना 32 करोड़ रुपए जो है आपका व्यवस्था बजट में प्रस्तुत। अब लिखा है युवा, इसमें लिखा है नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किया गया। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। युवा खेल विकास और प्रोत्साहन योजना के लिए आपका 8.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल कूद के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एंड ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए। फिर लिखा है जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान और ये राज्य की पहला जो है खेल विश्वविद्यालय। अब लिखा है युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या लिखा है कॉपर्स फंड में जो है 5 करोड़ रुपए का जो है धनराशि की व्यवस्था की जाए। अब लिखा है कार्मिक कल्याण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया गया है। जो कामगार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आता उन्हें जो कामगार इसमें नहीं आते हैं ना उन योजना का लाभ मतलब उन्हें क्या है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था। अब इसमें लिखा है महिला श्रमिकों को विभिन्न जो है रोजगार में समान अवसर में वृद्धि, कार्य की प्रकृति
और कार्य के घंटे पुरुषों के समान पारिश्रमिक जो है दिलाए जाने के लिए क्या सलाहकार समिति का गठन किया गया है। फिर लिखा है कि सरकार ने दूसरे प्रदेशों के वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लागू करने की घोषणा की है और इसके लिए क्या है आपका 100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। तो इसी तरह पल्लेदार श्रमिक परिवार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान है? 12 करोड़ का। फिर आगे क्या है आपका गौवंश संरक्षण निराश्रित पशुओं की देखभाल। तो गौवंश संरक्षण और बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गौ आश्रम स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संरक्षित गौवंश की संख्या कितनी है? 5,58,000 है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गौवंश आश्रम स्थलों की संख्या 4,487 है। प्रदेश के निराश्रित गौवंश हेतु 187 बृहद गौ संरक्षण केंद्र और गौवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना है। तो नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग और मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्ति से 3% धनराशि भी गौवंश को आश्रम प्रदान करने वाले संस्थाओं को भी दिया जाएगा। अब लिखा है बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गौ आश्रम केंद्र स्थापित है और प्रदेश में पिछली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अगतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। अब लिखा है स्वास्थ्य। तो कोविड-19 के नियंत्रण हेतु टीकाकरण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5,395 करोड़ रुपए का प्रावधान। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आपका 320 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश के 13 जिले कौन था? बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1,950 करोड़ रुपीस का प्रावधान। तो प्रदेश के 16 असेवित जनपद में PPP मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपीस की व्यवस्था। फिर लिखा है एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र जो है प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है और इन मेडिकल कॉलेज हेतु जो है 960 करोड़ रुपए का प्रावधान है। फिर अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए का जो है की व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर इसमें लिखा है वैसे यहाँ लिखा है चक गंजरिया में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके लिए 50 एकड़ भूमि आरक्षित है। फिर लिखा है KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इन्फेक्शन डिजीजेस के अंतर्गत बायो सेफ्टी लैब 4 लैब की जो है स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। KGMU लखनऊ जो है आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज व राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। फिर औद्योगिकी विकास और अवस्थापना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पूरे देश में द्वितीय स्थान जो है आपका स्थान आ गया है, मतलब द्वितीय स्थान पर आ गया है। फिर लिखा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है। नवंबर 2020 तक 65% से अधिक कार्य हो चुका होगा।
हो चुका है। ठीक है, परियोजना समय से पूर्ण की जाएगी और परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपीस की व्यवस्था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, इसके निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रही है। 2020 तक कितना 26% से अधिक कार्य हो चुका है और इसके लिए इतने करोड़ रुपए दिए प्रस्तावित हैं। तो कितने 1492 करोड़। फिर लिखा है गोरखपुर लिंक पर एक्सप्रेस वे है गाइस, इसमें क्या है 5% से अधिक काम हो चुका है आपका 2020 तक और इतने रुपए मतलब 860 रुपये जो है आपका बजट में प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो ये भी कार्य प्रगति पे हो और गंगा एक्सप्रेस वे पूर्णतः क्या है नियंत्रित। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है आपकी कितनी है 594 किलोमीटर है और परियोजना के लिए भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपीस और निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपीस की व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है जनपद अयोध्या में जो आपका एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या। ठीक है, इसके लिए कितने रुपए का मतलब प्रावधान है गाइस 101 करोड़ रुपीस का, किसमें बजट में। फिर लिखा है जेवर निर्माणाधीन आपका क्या एयरपोर्ट की हवाई पट्टी की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार ने ले लिया है और ये जो है एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में जो है विकसित हो रहा है और इसके लिए बजट में कितना प्रावधान है 2000 करोड़ रुपए का। फिर लिखा है बजट के कानपुर मेट्रो के लिए, कानपुर में भी मेट्रो बन रही है इस 597 करोड़ रुपए का प्रावधान। फिर इसमें लिखा है आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत जो है आपकी 8,380 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2021 मतलब सॉरी 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और लिखा है आगरा मेट्रो रेलवे परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद और सरकार ने कानपुर में पहले चरण में IIT से मोती झील तक ट्रायल रन प्रारंभ करने की जो है लक्ष्य तिथि कब बताए 31 जुलाई 2021 और इसमें लिखा है रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की जो तिथि है वह है 30 नवंबर 2021 जो आने वाली है। फिर इसमें लिखा है वाराणसी गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की क्या व्यवस्था, कहाँ पे वाराणसी गोरखपुर। ठीक है, अन्य शहर भी हैं गाइस इसमें। अब लिखा है प्रदेश में 10 शहर यानी कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित हुए हैं। फिर लिखा है योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर इसमें लिखा है स्मार्ट सिटी योजनागत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगम तो के उपरांत शेष नगर निगम वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन फिर शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत स्मार्ट एव सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का जो है निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। तो उक्त योजना की अवधि 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर लिखा है आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रम योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य 7,000 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, कौन? भारत। और देश में दुग्ध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। वर्तमान में आपका सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन आपका 518,000 टन और प्रति व्यक्ति के लिए गाइस कितना है 371 ग्राम। फिर लिखा है यहाँ पे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका और क्या है बुरस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2030 तक प्रदेश के पशुओं को जो ये रोग है उससे मुक्ति
मुक्त करने का प्रथम लक्ष्य है। फिर लिखा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम और तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है बजट में। फिर लिखा है लखनऊ के उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए, शाहजहां में स्वतंत्रता संग्रहालय की विथिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। फिर लिखा है प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों कलाकारों को अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। फिर लिखा है हम बात करेंगे पर्यटन की। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है। और फिर लिखा है संस्कृत पर्यटन का विकास, सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हुआ है। अधिक पर्यटन संभावनाएं बढ़ाना सरकार के एजेंडे में है। तो उत्तर प्रदेश में 2019 में लगभग 54 करोड़ रुपए पर्यटन आए। ओके, जिसमें जो है आपका भारतीय पर्यटकों की संख्या, ये पर्यटन ही हो गए, पर्यटक होंगे, ठीक है। तो इसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या ये है, विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख है। और इसमें लिखा है कुंभ मेले 2019 में जो है 24 करोड़ पर्यटक जो है, जो भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक है, विजिटर्स हैं, ये आए। फिर इसमें लिखा है अयोध्या में पार्टनर सुविधा के विकास और क्या सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर हम वाराणसी में पर्यटन सुविधा के विकास और सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था है। फिर लिखा है चित्रकूट के पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपए। फिर इसमें लिखा है इसके अतिरिक्त विंध्याचल और क्या नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपए। लिखा है वन एवं पर्यावरण। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो आपका प्रदेश है, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.19% जो है वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित है। फिर लिखा है प्रदेश के वनावरण वृक्षावरण में जो है 2017 से 19 में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? तो 127। और 2030 तक क्या होगा? 15% किए जाने का लक्ष्य है इसका। अभी कितना है? 9.19% है, जिसे 15% करना है। फिर लिखा है 2020-21 और वर्ष 2022 के वृक्षारोपणों का जो है आपका लक्ष्य क्रमशः कितना है? आपका इतने 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ निर्धारित है। पौधे उगाने हेतु 3 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण जो है आपका राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 में 117 थी और 2018 में वो हो गई बढ़ के 173 हो गई। फिर लिखा है राज्य प्रतीकात्मक वन रोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है। फिर लिखा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए। फिर लिखा है अल्पसंख्यक कल्याण की बात करें तो अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को क्या है? छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवसंरचना सुविधा और स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल और सुविधा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जो आपका है संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान को 588 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए जो है 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था। दिव्यांगजन कल्याण की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें क्या है? दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 10,87,000 दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दिए जाने और 720 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था बजट में की गई। फिर लिखा है व्यापारी कल्याण। तो उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में जो है पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी देश धनराशि सरकार द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़कर जो है 10 लाख रुपए की गई है। फिर हम बात करेंगे न्याय की। तो जनपद प्रयागशाला में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के निर्णय लिया गया है और इसमें लिखा है जो आपका उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में क्या है? मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण EPC मोड पर कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए
रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। तो इस नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसमें लिखा है क्या, राज्य बजट में रुपए। तो इसमें लिखा है स्वयं का कर राजस्व कितने परसेंट है आपका, 34.5% है। केंद्रीय करों से राज्यांश जो है आपका 22% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो वैसे यहाँ पे अनुदान लिखा है। फिर लिखा है लोक ऋण आपका लिखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कितना है। और समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम लिखा है। कर इतर राजस्व कितना है, कर इतर 4.7% है। ऋण और अग्रिम वसूली आपका 4% है। आकस्मिकता निधि शुद्ध आपका 1% है। लोक लेखा शुद्ध आपका कितना है, 1% लिखा है। रुपए जाता है, मतलब यहाँ पे जो व्यय की बात हो रही है। तो गई सबसे ज़्यादा व्यय आपका किस में जा रहा है, पूंजीगत परिव्यय है, ठीक है। तो ये आपका है 21 और फिर है वेतन सहकारी कर्मचारी में जो जा रहा है वो देख लीजिए। वेतन सहायता एवं प्राप्त संस्थाएं उसमें 13% है। पेंशन में 12.7%, अन्य राजस्व व्यय में 11% है। सहायता अनुदान जो दिया जाता है वो 8.2% है। ब्याज हमारा दे रखा है 8.1%। ऋणों का प्रतिदान, ऋण और अग्रिम भी दे रखा है। सब्सिडी 3.4% है। स्थानीय निकायों का समनुदेशन है 3%। तो लिखा है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2 गुना वृद्धि। तो लिखा है अर्थ और संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 23 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियां, अन्य आर्थिक सुधार के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधर रही है। तो वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है आपका इतने करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाने का अनुमान बजट में किया गया है। राज्य की आबादी आदि 23 करोड़ मानी जाए तो इस जो आपका GSDP से प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, इसमें लिखा है 94,495 रुपये हो जाएगी। तो कैसे एक तरीका का बकवास है सिर्फ। इसमें लिखा है 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी कितनी है, लिखिए 50,942 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ये एक तरीके की बकवास बात होती है, इसमें कुछ किसी की नहीं है। कई लोग तो क्या ही कमाते हैं, एक दिन के खाने भर का खाना 100 रुपये, ठीक है। इस दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक प्रति व्यक्ति आय इसके लगभग 2 गुनी, देखिए 2 गुनी हो जाएगी। फिर इसमें लिखा है 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय का, इससे सब तो बकवास है, ठीक है। इसमें लिखा है राज्य सरल घरेलू उत्पाद। तो वित्त वर्ष 2021-22 राज्य सरकार के बजट आंकड़ों के अनुमान चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है गाइस, 19,30,527 करोड़ रुपए। तो इसमें वहीं नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में SGDP बढ़कर जो है 21,73,390 करोड़ रुपीस हो जाएगा। ये धनराशि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 2,32,863 करोड़ रुपीस अधिक है। फिर लिखा है प्रति व्यक्ति कर्ज की बात कर लेते हैं। विकास के साथ राज्य की ऋणग्रस्तता भी बढ़ रही है और चालू वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल ऋणग्रस्तता कितनी है, इतने करोड़ रुपए है। नए वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में ऋणग्रस्तता गाइस कितनी है, 66,11,161 करोड़ रुपीस है। ये अनुमान है बजट में, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है 23 करोड़ आबादी में इस कर्ज का जो है विभाजन किया जाए तो 2021-22 में प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो गाइस ये कर्ज है आपका, तो 26,572 रुपीज़ होगा। और 2020-21 में कितना आपका 24,604 रुपीज़ होगा। यानी विकास के साथ राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़ों में इतनी जो है वृद्धि 1,968 रुपीज़ की वृद्धि हो जाएगी। लिखा है सरस आजीविका मेला 2021, तो 26 फरवरी में जो है 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा में किया गया और इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में 27 राज्यों में 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों ने जो है हिस्सा लिया। फिर लिखा प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्य जीव विहार घोषित। तो प्रयागराज मेजा में गंगा का जो है 30 किलोमीटर का क्षेत्र कछुआ वन्य विहार घोषित किया गया और जिले के जिलाधिकारी ने 7 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की। लिखा है मेजा तहसील के कोठारी गांव के आसपास 30 किलोमीटर
दायरे में कछुए का संरक्षण होगा। निर्धारित दायरे में 4 नस्ल के कछुए गंगा में छोड़े जाएंगे और यह क्षेत्र जो है पर्यटन के लिए भी विकसित किया जाएगा और संरक्षण के बाद वन्यजीव और उसके लिए पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जा सके। कोठारी क्षेत्र में गंगा तट पर बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। 4 प्रजातियों के कछुए गंगा में छोड़ने की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी होगी और इसके बाद क्षेत्र में नौका विहार शुरू किया जाएगा। फिर लिखा है जिलाधिकारी ने बताया कि यह क्षेत्र आपका पारिस्थितिक, प्राणीजात, प्राकृतिक और प्राणी तत्वीय महत्व का है और इसलिए जो आपका क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया और किसान कल्याण मिशन का जो उद्देश्य है इसका है 2020 तक जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनकी आय को दोगुना करना और किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह का अभियान सभी 75 जिलों के तहत जो है विकास खंड में आयोजित किया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के अभ्युदय कार्यक्रम की घोषणा। तो कैसे यहाँ लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छात्रों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राज्य व्यापी मुक्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम अभ्युदय की घोषणा की। तो गाइस आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कक्षाओं को वास्तविक और वस्तुतः रूप से आयोजित किए जाएंगे और यहाँ लिखा है नीट, IIT, JEE, NDA, CDS, UPSC जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू करने की भी घोषणा की है जिससे राज्य के को प्रशंसा दिलाने वाले 3 से 5 नागरिकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। अब लिखा है कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित हो गया। तो वैसे पहले भी कानपुर में चमड़ा उद्योग अच्छा खासा था, अभी कम हो गया है, कम क्या खत्म जैसा हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। तो वैसे आगे लिखा इस परियोजना से लगभग जो है 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और लगभग 1,50,000 व्यक्तियों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलने की संभावना। चमड़े के पार्क में उत्पादन के साथ साथ चमड़े के उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भी सभी सुविधाएं। फिर लिखा उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य। मतलब इसमें लिखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला जो है पहला राज्य। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्या है आपका कूरे भार के पास 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी के निर्माण के पूरा होने के साथ प्राप्त की गई। अब इसमें लिखा है कि एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया। फिर आगरा का सूर सरोवर रामसर साइट घोषित। तेजी से कम हो रहे क्या गाइस स्पॉटेड ईगल और प्रदेश का राज्य पक्षी सारस का प्राकृतिक आवास आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित आगरा का सूर सरोवर 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया। तो इसमें लिखा है सूर सरोवर जो है नाम से प्रसिद्ध आगरा की ये कीठम झील 60 प्रजातियों की मछलियों, 300 अजगर और 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षी से लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले में जो है ग्रे लेग गूंज की एक प्रजाति से अधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। फिर लिखा है ये पूरी झील जो है 7.13 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र में फैली हुई है और इसे 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। तो इससे पहले क्या है जनवरी 2020 में राज्य में 6 अन्य आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया। कई यहाँ बात करेंगे अब नवीनतम पुरस्कार की उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020। तो गैस इसकी 19 अगस्त 2021 को घोषित किया गया है और इसमें क्या है सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती के लिए किसको ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है और डॉक्टर विशन लाल गोंड को महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर कलाम पांडे को आपका महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए
यहाँ नाम लिखे हैं, शहर लिखे हैं, पुरस्कार, पुरस्कार की धनराशि लिखी है। तो नाम लिखा है, देखिए डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे लखनऊ से हैं, विश्व भारती पुरस्कार मिला है। डॉक्टर विशल लाल गोड गाजियाबाद के हैं, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। ये धनराशि आप देख लीजिएगा, ये तो कोई पूछता भी नहीं है। फिर इसमें लिखा है डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी से है, महर्षि व्यास। फिर लिखा है डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर आपके नागपुर से है, महर्षि नारद। डॉक्टर ददन उपाध्याय आपके वाराणसी से है, विशिष्ट और फिर पुरस्कार। और फिर लिखा है प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे आपके जौनपुर से, विशिष्ट पुरस्कार। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी कुशीनगर से हैं, विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित। डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार आपके मुजफ्फरनगर से हैं, विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित हैं। और डॉक्टर कमलेश कुमार जैन भी कहाँ से हैं, ये वाराणसी से, और ये भी क्या विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित। अब लिखा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा 26 फरवरी 2021 को की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो संस्थान का 5 लाख रुपए का सर्वोच्च भारत भारती सम्मेलन मुंबई के सूर्यबाला को दिया गया। फिर यहाँ लिखा है 4 लाख रुपए राशि वाला लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के कौन है, दयानंद पांडे को दिया गया। 4 लाख रुपए का ही हिंदी गौरव सम्मान किसको दिया गया, दिल्ली के है तरुण विजय, उनको मिला है। फिर 4 लाख रुपए का सम्मान है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को दिया गया है। तो गाइस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है सम्मान आपके दिल्ली के सूर्यकांत बाली को दिया गया है। फिर लिखा है अवंती बाई साहित्य सम्मान भोपाल के हैं डॉक्टर कपिल तिवारी को, और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है सम्मान आपको राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है। फिर लिखा है रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 18 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार को उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि कब 24 जनवरी 2021 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या है लखनऊ में एक समारोह प्रदान किया। तो प्रत्येक पुरस्कार खिलाड़ी को जो है 3.11 लाख राशि जो है लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के साथ इस पुरस्कार के तहत प्रदान की गई है। और 4 खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार, 5 महिलाएं खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। तो 2 खिलाड़ियों को क्या लिखा है वेटरन्स श्रेणी में लक्ष्मण पुरस्कार, और एक को जो है आपका इस श्रेणी में लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया। पहली बार इस वर्ष दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए हैं, और श्रेणी में 4 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार, 2 को लक्ष्मीबाई पुरस्कार। सभी पुरस्कृत खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं, आइएगा इस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लक्ष्मण पुरस्कार के नाम एक बार आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके हैं नितिन तोमर कबड्डी हो गया, पुनीत कुमार रोइंग हो गया, गौरव बालियान कुश्ती, सूरज यादव वुशु, राजकुमार वेटरन वर्ग कुश्ती, फिर कुलदीप कुमार आपका वेटरन वर्ग एथलेटिक्स, फिर है वरुण सिंह भाटिया आपका दिव्यांग एथलेटिक्स है, सचिन चौधरी दिव्यांग वर्ग पावर लिफ्टिंग है आपका, अबू हुबैदा दिव्यांग वर्ग आपका बैडमिंटन से, आकाश दिव्यांग वर्ग शूटिंग से। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है लक्ष्मीबाई पुरस्कार तो वंदना कटारिया आपकी हॉकी से है, प्रियंका एथलेटिक्स। फिर इसमें लिखा है स्वर्णिमा जायसवाल आपका हैंडबॉल से है, हिमानी सिंह आपका शूटिंग, साक्षी जौहर वुशु और विमला सिंह आपका वेटरन वर्ग एथलेटिक्स से हैं, ज्योति दिव्यांग वर्ग आपका तीरंदाजी, और फिर है आकांक्षा चौधरी दिव्यांग वर्ग शूटिंग से है। तो लिखा बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो गाइस इसमें उत्तर प्रदेश इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 वर्ष के लक्ष्य के मात्र 4 वर्ष में प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है आपका TX2 नवंबर 2020 में प्रदान किया गया। तो वैसे इसका अलग टाइगर टाइम्स 2 ठीक है, बाघों को दोगुना करना है, और जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। फिर लिखा है PTR में जो है 2014 में 25 बाघ थे, और यहाँ पे लिखा है PTR मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघ थे कब 2014 में, 2018 में 65 हो गए। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 13 बाघ रेंज देश यानी कि भारत, PTR सभी 13 बाघ रेंज देशों यानी भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, PDR
मलेशिया और म्यांमार, रूस, थाईलैंड, वियतनाम में पुरस्कार जीतने वाले भारत पहला देश है। इसमें लिखा है यूएनडीपी के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिंडोरी पैक्सटन द्वारा राज्य के प्रमुख वन संरक्षक सुनील पांडे को पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, सुनील पांडे नाम है। उत्तर प्रदेश के और भी देखते हैं इसमें क्या क्या है अलग से शॉर्ट में। तो लिखा है केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की, तो गौतम बुद्ध नगर में। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की, तो BHU। फिर लिखा है कि हाल ही में ब्रिटिश कंपनी कौन आपकी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के विकास शहर को 2020 में दुनिया के 5 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा है, आपका गाजियाबाद है। फिर लिखा है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया, तो नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, हरिगढ़। फिर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की, तो मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में रखा गया, क्या रखा गया, लिखा गया है माँ शांकुभरी विश्वविद्यालय। फिर लिखा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति का कौन सा चरण शुरू हुआ, तो तीसरा। उत्तर प्रदेश के पिछले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहाँ रखी गई है, तो गोरखपुर में। 5 सितंबर 2021 को वाराणसी के किस शहर के बीच आपका क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है, तो वह है चुनार। फिर उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर किया गया पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए, तो है वो मथुरा और वृंदावन। फिर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, तो वैसे अलीगढ़ में। और 25 जून 2021 को आपका इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड क्या कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला है, यानी फर्स्ट नंबर पे है। फिर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है, कहाँ पे है गाइस, झांसी में। फिर इसमें लिखा है वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो मुकुल गोयल है गाइस। फिर लिखा है 31 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना, तो महोबा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया, तो सिद्धार्थनगर में। फिर है 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे जो है राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो डॉक्टर राम बाबू हरित को। फिर लिखा हाल ही में कौन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के किस राज्य के साथ समझौता किया, तो मध्य प्रदेश ने। और फिर इसमें लिखा है इस मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया, तो गोरखपुर में। फिर लिखा है वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य बन गया, तो उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश की किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, तो ई पंचायत पुरस्कार 2021, तो उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 से क्या है यह स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया, तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तो न्यायमूर्ति VK नारायण। फिर भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो संजय श्री। वैसे यहाँ लिखा है संजय श्री, एक बार आप देख लीजिएगा गाइस क्या लिखा है आगे। फिर लिखा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किस इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, तो जस्टिस संजय यादव को। और फिर लिखा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की है, तो सोनभद्र, चंदौली और क्या फतेहपुर। लिखा है लखनऊ गौतम बुद्ध नगर के बाद जो है उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में जो है
कश्मीरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है तो वाराणसी कानपुर। फिर है आपका 24 मार्च 2021 को ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई तो वाराणसी। चलेगा, इसी लास्ट पेज है हमारे पास, ये भी फटाफट देख लेते हैं। देखा, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें जो है पिछले दिनों कुल हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, वो है हो गया बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया? 31 दिसंबर 2022। पिछले दिनों कहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बम्बई बांध का उद्घाटन किया गया तो ललितपुर में। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला और राज्य की झांकी का विषय क्या था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए जो है द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अयोध्या जिला प्रशासन। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश के संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है जिसे ट्रेन के डिब्बे को साफ करने के लिए पैराबैगनी अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग कर रहा है तो लखनऊ मेट्रो। देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित हो रहा है तो वाराणसी में। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई तो शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान गोरखपुर में है गई। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया तो आपका पिलक हुआ। उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए विमानन नियामक निदेशालय से मंजूरी प्राप्त हुई तो कुशीनगर हवाई अड्डा। तो 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के राज्य बजट का जो आकार है वो कितना, वो है आपका 5,50,270 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है तो 4.17% है। तो वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट में अनुमानित है 21,73,390 करोड़। फिर वित्त वर्ष 2021-22 राजस्व की प्रति व्यक्ति तो गाइस ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर अनुमान ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्टेड हुआ तो लखनऊ नगर निगम। फिर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो एस्मा कानून। फिर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा वह हवाई हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण कार्य का जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया और जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन जाएगा तो वाराणसी प्रयागराज हाईवे। फिर लिखा है प्रयागराज हाईवे। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह भी पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करने को प्रदेश में अब असंज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है तो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। फिर लिखा है भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है तो अडानी समूह को। केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन। फिर इसमें लिखा है कि 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहाँ से जो है मिशन शक्ति अभियान शुरू किया तो है बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुलंदशहर क्षेत्र के जल संकट के समाधान हेतु किस देश की सरकार के साथ जो है सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर इजराइल सरकार।
फिर लिखा है पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी से निधन हो गया, तो चेतन चौहान। हाल ही में यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है, तो 650 मिलियन। तो 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश किस पिछले आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है, तो सोनभद्रा को। फिर लिखा है कि पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जो उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है, तो इसमें लिखा है मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया है, तो KDMU लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है, तो आगरा में। 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की जो है अधिसूचना जारी की, तो UPSSF। तो इसमें लिखा है 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी, तो प्रयागराज में। कोविड-19 के समय जो है किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना, तो मनरेगा। और यहाँ पे लिखा है 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया, तो इसमें है कुशीनगर एयरपोर्ट। फिर कुशीनगर जो है आपका उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित क्या है, बौद्ध तीर्थ स्थल है। और अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किस अभियान की शुरुआत वर्चुअली की है, और वो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। फिर उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह किस स्थान पर करने का निर्णय लिया है, तो मेरठ में। फिर इसमें लिखा है 13 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए जो है किस योजना की शुरुआत की है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक जो है पौधे लगाए गए, तो मिशन वृक्षारोपण 2020। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, और ये जो है एक्सप्रेसवे कुल कितने जिले से होकर गुजरा, तो ये हो गया 7। कौन कौन से जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया, तो है आपका पंडाव चंदौली में। तो गाइस ये है आपका पेज नंबर 115। चलिए गाइस, तो हमने ये जो वाला पार्ट है ना गाइस उत्तर प्रदेश वाला ऑलमोस्ट हम ये पूरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश विशेष जो 105 से लेकर 115 तक था। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब गाइस हमें कहाँ तक हमारा है, आपका 45 पेजेस और बचे हैं, इसमें आज ही वीडियो आएंगी और ये आज ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, जो कि है सामाजिक वार्षिकी 2021। इसमें क्या पढ़ना है, चर्चित व्यक्ति है, स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।